हेलो एवरीवन, वेलकम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज। हमारी प्रीवियस ईयर सॉल्व करने की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करने की सीरीज चल रही है। आज हम एच पी एस एस बी इलेक्ट्रिशियन का सेकंड क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये पोस्ट कोड 901 का है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म व्हेन यूजिंग अ फायर एक्सटिंग्विशर। जब हम अग्निशामक यंत्र का यूज़ करते हैं तो उसको ऑपरेट करने का सही क्रम क्या रहेगा, इसको समझने के लिए आपने एक चीज़ याद रखनी है। PASS। P मीन्स पुल, A एम, S स्क्विंज एंड S स्वीप। बस इतने सा आपने याद रखना है। और आपका जो इसके अकॉर्डिंग आपका जो आंसर आएगा, आंसर है फर्स्ट। सेकंड है, what is the background color of warning sign in a basic category। वार्निंग साइन जो होता है उसका इसने बैकग्राउंड कलर पूछा हुआ है। बैकग्राउंड कलर पूछा हुआ है। बैकग्राउंड कलर इसका रहेगा आपका ये आपका चेतावनी चिन्ह है। इसका बैकग्राउंड यानी पृष्ठभूमि पूछी है तो इसकी पृष्ठभूमि है येलो कलर की दी है इसमें। ठीक है। और इसका जो सिंबल बना होगा वो आपका ब्लैक कलर में होगा। इससे रिलेटेड और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे निषेधात्मक चिन्ह, इसका बैकग्राउंड कलर कैसा है। बैकग्राउंड कलर इसमें है वाइट, और जो इसका सिंबल दे रखा है वो किस में दे रखा है, इसका रेड कलर का होगा और ये राउंड राउंड में होगा। नेक्स्ट है आदेशात्मक। आदेशात्मक चिन्ह का बैकग्राउंड कलर होगा आपका येलो ब्लू ब्लू कलर में, और इसका आकार होगा गोल। नेक्स्ट पूछ सकते हैं सूचनात्मक चिन्ह, इसका बैकग्राउंड कलर होगा आपका रेड। इन चारों में से किसी एक को, कोई भी हो सकता है, किसी को भी पूछ सकते हैं। आपको चारों ही याद रखने हैं। जो आप अभी जो दिया हुआ है इन्होंने, वो दिया हुआ है आपका वार्निंग साइन। वार्निंग साइन का बैकग्राउंड कलर हमने अभी देखा, बैकग्राउंड कलर इसका जो होता है वो येलो कलर का होता है। तो आपका ये पीला, सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट दिया हुआ है आपका, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ XLPE केबल। XLPE केबल की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है क्रॉस लिंक पॉली एलिथिलीन। क्रॉस लिंक पॉली एलिथिलीन, XLPE जो केबल होती है वो इस टाइप की होती है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा हुआ है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ सर्विंग लेयर इन अंडरग्राउंड केबल। जो सर्विंग लेयर होती है वो कहाँ पे जैसी होती है, वो होती है आपकी, एक बार इसको देख लो। ये जो सर्विंग लेयर होती है वो सबसे लास्ट में होती है। उसके बाद उसके जो बाद होता है, उसके बाद होता है आपका आर्मंड। ये सर्विंग लेयर है। फिर आर्मंड है। सर्विंग लेयर जो आर्मंड को प्रोटेक्ट करती है मॉइस्चर से, और जो आर्मर है वो प्रोटेक्ट करता है बीडिंग को, मैकेनिकल प्रोटेक्शन देता है। ये जो आर्मंड होता है वो स्टील का होता है इसमें ना। और जो आपका बेडिंग है वो आपका लेड शीट को ये प्रोटेक्ट करता है। लेड शीट किसको प्रोटेक्ट करती है, जो पेपर इंसुलेशन होता है इसका। और जो पेपर इंसुलेशन वो प्रोटेक्ट करती है जो सबसे अंदर होता है वो होता है आपका कंडक्टर। तो इसमें जो पूछा हुआ है आपका, इसने पूछा है कि सर्विंग जो होता है, सर्विंग लेयर का क्या पर्पस होता है। ये करती है आपकी प्रोटेक्ट आर्मोनिंग फ्रॉम एटमोस कंडीशन, जो आपका जैसे मॉइस्चर वगैरह है इसको बचाने के लिए। आंसर आएगा इसका डी। नेक्स्ट है, विच मेथड ऑफ केबल लेइंग इज सुइटेबल फॉर कंजस्टेड एरिया। जो कंजस्टेड एरिया होता है उसमें केबल बिछाने का कौन सा मेथड सही रहेगा, जो कौन सा मेथड सबसे उपयुक्त है, वो होगा आपका डक्ट पाइप। आंसर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7 क्या बोल रहा है, बट इज द
यूज ऑफ डीप सोल्डरिंग मेथड। डीप सोल्डरिंग मेथड का क्या उपयोग होता है? ये जो डीप सोल्डरिंग है वो आपका जो पीसीबी होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, उसके जो छोटे छोटे कंपोनेंट होता है उसको सोल्डरिंग करता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा आंसर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज द साइज ऑफ न्यूट्रल कंडक्टर कंपेयर टू फेज कंडक्टर इन यूजी केबल? जो यूजी केबल का फेज कंडक्टर होता है उसके कंपेयर में जो न्यूट्रल का साइज कितना होता है? तो न्यूट्रल का साइज होता है उसमें हाफ साइज ऑफ फेज कंडक्टर। जो फेज कंडक्टर होता है उसके साइज के आधे साइज के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ स्टैंडर्ड कंडक्टर ओवर सॉलिड कंडक्टर? स्टैंडर्ड कंडक्टर के जो आपका होता है उसमें सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, और जो आपका सॉलिड कंडक्टर होता है वो हार्ड होता है और उसके मुकाबले कॉस्ट भी ज़्यादा रहती है। जो इसका जो आंसर रहेगा आंसर बी, मोर फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट है, विच कंडक्टर आर यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन? डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में कौन सा कंडक्टर यूज होता है? डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में यूज़ करते हैं हम मैक्सिमम जो होता है ना वो बार कंडक्टर को यूज़ करते हैं। बार कंडक्टर कुछ इस टाइप का होता है। इसका आंसर आएगा आंसर सी, बार कंडक्टर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन यूनिट कंज्यूम बाय 500 वाट लैम्प फॉर 500। इसमें आपने एनर्जी निकालनी कि एनर्जी कितनी कंज्यूम कर रहा है। एनर्जी होती है आपका, एनर्जी होती है KWH में। हमारे पास जो पावर दी है आपकी 500 H, यानी टाइम दिया है आपके पास 5 आवर्स। तो इसको डिवाइड करना है आपने किलो से, यानी 1000 से। इसको डिवाइड करने के बाद आपके पास जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा आपका 2.5, जिसका जो आंसर आएगा आंसर डी, 2.5। नेक्स्ट है 12 में क्या बोल रहा है ये, विच वन ऑफ द विच वन डिफाइंड द चेंज इन रेजिस्टेंस इन ओम्स पर डिग्री सेंटीग्रेड? पर डिग्री सेंटीग्रेड में हम किसको परिभाषित करते हैं? तो उसको परिभाषित करते हैं हम टेम्परेचर कोफिशिएंट को, यानी आंसर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। कैलकुलेट द हॉट रेजिस्टेंस ऑफ 200 वाट 250 वोल्ट रेटेड लैम्प। इसमें आपने रेजिस्टेंस काउंट करना है। तो इसका फॉर्मूला रहेगा R इक्वस टू V, यानी वोल्टेज का स्क्वायर बटा W। आपने बटे में डिवाइड करने पावर। तो ऊपर आएगा वोल्टेज हमारे पास दी है 250 वोल्ट, पावर दी है हमारे पास 200 वाट। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर निकलेगा 312.5। इसका आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट है, विच मटेरियल इज द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस? जो पैरामैग्नेटिक जो अनुचुंबकीय पदार्थ होता है उसमें से कौन सा होता है? तो इसको समझने से पहले आप इस चार्ट को एक बार देख लो। डाया मैग्नेट में आएंगे एंटीमनी, बिस्मिथ, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, क्वार्ट्ज, मरकरी, एयर एक्सेट्रा। पैरा में आएगा आपके एल्यूमिनियम, क्रोमियम और आपका प्लेटिनियम, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। और इसी तरह फेरोमैग्नेट में आएंगे आपके आयरन, कोबाल्ट, निकल, इस तरह के आएंगे आपके ना। तो इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसमें से क्वेश्चन आ ही सकता है, एक न एक तो आएगा ही ज़रूर। इसका जो आंसर दे रखा है आंसर की के अकॉर्डिंग वो आंसर दे रखा है आंसर बी, कॉपर। लेकिन ये डाउट में है, इसमें नॉन ऑफ दीज हो सकता है।
नेक्स्ट है 15, क्या कह रहा है कि विच डिफाइंड द फ्लक्स डेंसिटी इज ऑलवेज लैगिंग बिहाइंड द मैग्नेटाइजिंग फोर्स। कौन सा स्पष्ट करता है कि फ्लक्स डेंसिटी चुंबकन बल से हमेशा पीछे रहता है, वो होता है आपका हिस्टैरिसीस में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, वट इज द करंट इन न्यूट्रल कंडक्टर इन 3 फेज अनबैलेंस लोड इन स्टार कनेक्टेड सिस्टम। अनबैलेंस लोड जो स्टार में 3 फेज स्टार कनेक्टेड होगा उसका जो न्यूट्रल में कितने करंट रहेगा, वो रहेगा जो आपका फेज होता है, फेज की सबसे कम जो वोल्टेज होती है उसके बराबर रहेगा, यानी आपका आंसर डी, लेसर देन लोएस्ट करंट इन एनी वन ऑफ द फेज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, what will be the reading of two watt meter W1 and W2 in a 3 phase measuring if the power factor is 0। अगर आपका पावर फैक्टर 0 दिया हुआ है, पावर फैक्टर आपका 0 दिया हुआ है, तो उस केस में आपका W1 और W2 की इक्वल रीडिंग होगी, पर वो अपोजिट साइड में होगी। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा, इसका आंसर रहेगा सी। अगर आपके पास पावर फैक्टर देंगे आपका लेस देन 0.5, तो इसमें आपका W1 पॉजिटिव देगा और W2 नेगेटिव देगा, तब आंसर होना था आपका बी। अगर आपके पास दिया होता है पावर फैक्टर होगा आपके पास 90 डिग्री, तो आपके पास जो है W1 और W2 इक्वल रीडिंग देंगे। ठीक है, अगर आपके पास देंगे पावर फैक्टर इक्वल्स टू 0.5, तो इसमें आपका W1 मीटर ही रीडिंग देगा। ठीक है, नेक्स्ट है 18, इन विच 3 फेज सिस्टम द आर्टिफिशियल न्यूट्रल इज रिक्वायर्ड टू मेजर द फेज वोल्टेज। आर्टिफिशियल न्यूट्रल की जरूरत किस में होती है, हमारे को होती आपकी 3 वायर डेल्टा कनेक्टिंग सिस्टम में। जो डेल्टा में होती है उसमें न्यूट्रल नहीं होती, उसमें आर्टिफिशियल न्यूट्रल की जरूरत होती है। नेक्स्ट होता है व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मास डिपॉजिट ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में विद्युत अवघटन के दौरान निक्षेपित संहिता की गणना के लिए सूत्र होगा आपका मास m बराबर है ZIT ग्राम। I इसमें करंट होगा, T इसमें टाइम दिया होता है, इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट है 20, विच इलेक्ट्रोलाइट यूज इन कार्बन जिंक ड्राई सेल। कार्बन जिंक ड्राई सेल में इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है अमोनिया क्लोराइड, आंसर बी। नेक्स्ट है 21, विच मटेरियल इज यूज टू मेक न्यूट्रल प्लेट इन लेड एसिड बैटरी। लेड एसिड बैटरी में न्यूट्रल प्लेट बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, इसका आंसर होगा अमोनिया स्पॉन्ज लेड, स्पंजी लेड, आंसर बी। नेक्स्ट है 22 में क्या है, बट इज द इफेक्ट ऑन आउटर पावर विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इन सोलर सेल। सोलर सेल में जो पावर रहती है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है पावर। तो इसमें इसका जो आंसर रहेगा 22 का वो रहेगा, अगर डिक्रीज पावर होगी तो टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होगी। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा आंसर डी। नेक्स्ट है 23, what is the effect if one cell is connected with reverse polarity in a parallel combination circuit में। पैरेलल कॉम्बिनेशन सर्किट में अगर एक सेल की पोलैरिटी को हम रिवर्स करेंगे, प्लस की जगह माइनस को जोड़ेंगे, तब क्या होगा, तो उस समय उस सर्किट में जो है शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, आंसर सी। नेक्स्ट है 24,
हाउ द हार्ड सल्फेशन डिफेक्ट इन लेड एसिड बैटरी कैन बी रेक्टिफाइड। लेड एसिड बैटरी में कठोर सल्फेशन दोष को कैसे सुधारा जा सकता है। इसको सुधारने के लिए हमें कम करंट के अधिक समय तक देते हैं तो हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। इसका आंसर आएगा आंसर सी, रिचार्जिंग द बैटरी फॉर अ लॉन्गर पीरियड एट अ लो करंट। निम्न धारा पर लंबी अवधि के लिए बैटरी को रिचार्ज कर हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है, बट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ECE ऑफ कॉपर। कॉपर का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कितना होता है, वो होता है आपका 0.329 मिलीग्राम पर कूलम। आंसर ए। नेक्स्ट है 26, हाउ द कंड्यूट पाइप आर स्पेसिफाइड। कंड्यूट पाइप को आप कैसे परिभाषित कर सकते हैं, तो इसको जो कंड्यूट पाइप जो होते हैं वो आपका डिनोटेड होता है आउटर डायग्राम इन mm, जो उसका जो बाहरी व्यास होता है वो mm में रहता है। इसका आंसर होगा आंसर डी। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ लोड इज प्रोटेक्ट बाय द LC सीरीज MCB। L सीरीज के जो MCB होते हैं वो किस प्रकार के भार को प्रोटेक्ट करते हैं, तो वो प्रोटेक्ट करते हैं रेजिस्टिव लोड को। जितने भी आपके रेजिस्टिव लोड होते हैं उनको वो प्रोटेक्ट करता है। तो इसमें रेजिस्टिव लोड होगा आपका गीजर, क्योंकि गीजर में जो हीटर होता है वो आपका रेजिस्टेंस पे काम करता है। इससे रिलेटेड और एक इंफॉर्मेशन है, अगर G सीरीज का दिया होगा तो G सीरीज लोड को कंट्रोल करता है मोटर के। जो इसका G सीरीज होता है ना, उसका जो नोब होती है वो होगी ब्लू कलर की। जो L सीरीज है हमने पढ़ा, जो L सीरीज जो लाइटिंग या रेजिस्टेंस को करता है, लाइटिंग यानी रेजिस्टेंस लोड को कंट्रोल करता है। उसकी जो नोब होती है, कई बार नोब भी पूछ लेते हैं, नोब रहेगी उसकी ग्रीन कलर की। और जो आपका DC होता है वो DC सर्किट के लिए, DC सीरीज वाला वो DC सर्किट को कंट्रोल करता है। उसकी जो नोब होती है वो है आपकी ब्लैक कलर की। और नेक्स्ट जो है आपकी रेड कलर का नोब किस में होता है, वो आइसोलेटर में जो है रेड कलर की नोब होती है। तो इसमें से भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है 28, हाउ मैनी टू टाइप स्विच विद intermediate switch are used to control one lamp from 3 different place। एक लैंप को 3 अलग अलग जगह से कंट्रोल करना है। तो इसमें पूछा है कि हाउ मैनी टू वे स्विच यूज होते हैं, कितने टू वे स्विच यूज होगी इसमें, तो टू वे स्विच इसमें यूज हो गए 2। सपोज यहाँ पे एक लैंप दे रखा है, ये आपका टू वे स्विच है। टू वे स्विच में 3 टर्मिनल होते हैं। टू वे स्विच, ये आपका न्यूट्रल रहेगा जो डायरेक्ट बल्ब को जाएगा। ये होगा आपका हाफ, जिसको बोलते हैं जो फेज स्विच के थ्रू जाएगा, ये इसको इसमें कनेक्टेड होगा। और ये आपस में शॉर्ट हो गए ये, और इसमें जो है वो मेन फेज जो सप्लाई से आएगा उसको कनेक्ट करेगी। ये इसका सर्किट डायग्राम रहेगा इस तरह से। नेक्स्ट है 29, विच टाइप ऑफ रिले कैन बी ऑपरेट बोथ AC एंड DC। कौन सी रिले दोनों को ऑपरेट कर सकती है, AC भी और DC में भी, दोनों में ऑपरेट होगी, वो होगी आपकी इम्पल्स रिले। आंसर सी। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर इज यूज एबव 100 एम्पियर सर्किट करंट रेटिंग। 100 एम्पियर से ऊपर वाली करंट रेटिंग के जो सर्किट ब्रेकर होता है वो कौन सा होता है, 100 रेटिंग से ऊपर का होगा। 100 एम्पियर से ज़्यादा जो करंट है उसके लिए यूज़ करेंगे हम MCCB के कई बार फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, तो फुल फॉर्म भी ये अपने याद रखनी है, मॉड्यूल केज सर्किट ब्रेकर। इसका आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट है 31,
बट इज़ द पर्पस ऑफ टिन कोटिंग ऑन कॉपर फ्यूज़। जो आपके कॉपर फ्यूज होते हैं उसमें टिन उसमें कोटिंग यानी लेप क्यों चढ़ाया जाता है? इसमें लेप चढ़ाया जाएगा आपका प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर वायर। जो कॉपर वायर के ऊपर ऑक्सीकरण होता है उसको रोकने के लिए टिन की कोटिंग की जाती है। तो इसका आंसर रहेगा आंसर सी। नेक्स्ट है, बट इज द टर्न फॉर द टाइम टेकन बाय अ फ्यूज टू इंटरप्ट द सर्किट इन फॉल्ट। दोष में परिपथ को बाधित करने के लिए फ्यूज द्वारा लिया गया समय के लिए पद क्या है? अगर किसी सर्किट में, जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में फॉल्ट आ रहा है, ठीक है, जो फॉल्ट आ रहा है तो फ्यूज जो है ऑब्वियसली उसमें फ्यूज ब्रेक होगा। जो फ्यूज ब्रेक होने में जो समय ले रहा है उस समय को क्या नाम देंगे? उस समय के लिए ये पूछ रहा है, तो उस समय जो उसको क्या बोलोगे आप? उसके लिए जो टर्म यूज होगी वो टर्म होती है कट ऑफ फैक्टर, यानी आंसर सी, कट ऑफ फैक्टर। नेक्स्ट है, बट प्रोटेक्शन ऑफर्ड बाय रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, RCCB, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। जो आपका RCCB जो है वो किस प्रकार की प्रोटेक्शन देता है? वो देता है अगर प्रोटेक्शन फ्रॉम शॉक, अगर करंट लगे, जैसे लीकेज करंट हो गया, ठीक है, इस प्रकार की प्रोटेक्शन देता है, ये शॉक से प्रोटेक्शन देता है। तो इसका आंसर आएगा आंसर ए। नेक्स्ट है, बट इज द रीजन फॉर होम थिएटर वायरिंग नॉट टू बी रन अलोंग विद द पावर वायरिंग। जो आपकी होम थिएटर होती है उसकी जो वायरिंग होती है उसकी वायरिंग को पावर वायरिंग के साथ नहीं जोड़ते हैं। इसका मेन कारण ये रहता है जो उसकी जो ऑडियो वीडियो सिस्टम होता है ना, उसमें डिस्टॉर्शन ना हो, उसमें इंटरफेरेंस ना हो। तो आपका आंसर जो रहेगा आंसर सी होगा, अवॉइड इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस इन ऑडियो वीडियो सिस्टम। नेक्स्ट है, बट इज द एक्सपेंशन ऑफ ECC का विस्तार क्या है? ECC होता है आपका अर्थ कैरिंग कंडक्टर, आंसर सी, अर्थ कैरिंग कंडक्टर। नेक्स्ट है 36, बट इज द मिनिमम साइज ऑफ कॉपर अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर यूज इन सिंगल फेज डोमेस्टिक वायरिंग एज पर BIS रूल। सिंगल फेज पूछा हुआ आपने इसमें ना, तो आपकी इसमें जो मिनिमम गेज रहेगा वायर का, अर्थिंग वायर का, वो रहेगा आपका 1.5 mm, 1.5 mm, 5 mm स्क्वायर। नेक्स्ट है 37, बट इज द रीजन ऑफ लैम्प ग्लोविंग डिम एंड मोटर रनिंग स्लो इन डोमेस्टिक वायरिंग सर्किट। क्या कारण रहेगा कि आपका बल्ब जो है वो भी डिम जल रहा है और मोटर भी स्लो स्पीड में रन कर रही है? तो इसका मेन कारण क्या रहेगा? पहला दिया हुआ है ओपन सर्किट इन न्यूट्रल लाइन, ये भी नहीं हो सकता। शॉर्ट सर्किट बिटवीन द कंडक्टर, शॉर्ट सर्किट होगा तो मोटर जल जाएगी। थर्ड दिया हुआ आपका हाई वैल्यू सीरीज रेजिस्टेंस फॉल्ट, ये हो सकता है। इसका आंसर जो रहेगा आपका सी, हाई वैल्यू सीरीज रेजिस्टेंस फॉल्ट। नेक्स्ट है 38, विच वायरिंग इंस्टॉलेशन द सिस्टम अर्थिंग इज टू बी डन। सिस्टम अर्थिंग किस में की जाती है? सिस्टम अर्थिंग जो हम यूज़ करते हैं वो करते हैं हम सब स्टेशन में, आंसर ए। नेक्स्ट है, हाउ टू कंट्रोल हार्मोनिक डिस्टोर्शन इन न्यूट्रल कनेक्शन एज पर IE रूल्स। न्यूट्रल कनेक्शन में हार्मोनिक डिस्टॉर्शन को कम करने के लिए हम उसमें इम्पीडेंस के थ्रू अर्थिंग करते हैं। जैसे हार्मोनिक डिस्टॉर्शन होता है आपका, जैसे हमारी ऐसी सप्लाई चल रही है, इस तरह से साइकिल चलता है,
ठीक है। जब इसमें हार्मोनिक डिस्टोर्शन आ जाता है तो हार्मोनिक डिस्टोर्शन की वजह से इसकी साइकिल इस तरह से बननी शुरू हो जाती है, हार्मोनिक डिस्टोर्शन की वजह से। हार्मोनिक डिस्टोर्शन 3 फेज स्टार कनेक्शन में जब हम न्यूट्रल निकालते हैं, न्यूट्रल में यदि हार्मोनिक डिस्टोर्शन आ जाए तो हार्मोनिक डिस्टोर्शन जैसे आपका यहाँ पे न्यूट्रल बन रहा है, यहाँ पे हार्मोनिक डिस्टोर्शन की वजह से न्यूट्रल वायर ब्रेक हो सकती है, इसमें और ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। तो इस सब को हार्मोनिक डिस्टोर्शन को कम करने के लिए इसके सीरीज में हम ये इम्पीडेंस को ऐड कर लेते हैं, जिससे हार्मोनिक डिस्टोर्शन कम हो जाता है। ये 3 फेज सप्लाई दी है, इसमें हम लो इम्पीडेंस को ग्राउंड के सीरीज में ऐड करते हैं हार्मोनिक डिस्टोर्शन को कम करने के लिए। इसका जो आंसर आएगा, आंसर ए, अर्थिंग थ्रो इम्पीडेंस। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ स्टैंडर्ड कंडक्टर ओवर सॉलिड कंडक्टर। हमने पहले भी पढ़ा है, इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रीजन फॉर सप्लाई एसी टू द इलेक्ट्रोड फॉर मेजरिंग अर्थिंग रेजिस्टेंस। अर्थिंग रेजिस्टेंस मापने के लिए इलेक्ट्रोड को एसी सप्लाई का क्या कारण होता है। इसका मेन रीज़न रहता है कि एसी सप्लाई क्यों देते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेरेंस होता है, इलेक्ट्रोलाइट में जो ईएमएफ इंड्यूस होती है उसके इंटरफेरेंस को कम करने के लिए, यानी अवॉइड द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ईएमएफ इंटरफेरेंस। नेक्स्ट है 42, वाई पॉइंटर इज नॉट स्टेबल एट 0 ऑन द स्केल एज द मैंगर इज नॉट इन यूज। जब हम मैंगर का यूज नहीं करते हैं तो उस समय जो उसका पॉइंटर स्केल होता है वो 0 पे स्थिर नहीं होता है। वो क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसमें हम कोई भी कंट्रोलिंग टॉर्क यूज नहीं करते। तो इसका आंसर होगा आंसर ए, इट इज़ नॉट हैविंग कंट्रोलिंग टॉर्क। नेक्स्ट है 43, what is the effect if a person receives a shock current of 20 मिली एम्पेयर। अगर किसी आदमी को 20 मिली एम्पेयर का करंट लग जाए तो उसको उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसके पेनफुल शॉक रहेगा। वो 20 एम्पेयर का शॉक भी ज़्यादा होता है तो वो पेनफुल शॉक रहेगा। इसका आंसर है बी, पेनफुल शॉक। नेक्स्ट है, विच मटेरियल इज कोटेड इन टंगस्टन इलेक्ट्रोलाइट ऑफ अ फ्लोरोसेंट ट्यूब। जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होती हैं उसमें टंगस्टन इलेक्ट्रोड में कौन सा पदार्थ लेपित होता है? तो वो होता है आपका फ्लोरोसेंट पाउडर। आंसर सी। नेक्स्ट है 45, हाउ स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट इन इंडस्ट्रियल ट्विन ट्यूबलाइट फिटिंग इज रिड्यूस। इंडस्ट्री में दोहरी ट्यूबलाइट फिटिंग में स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव को कैसे कम किया जा सकता है? इसके प्रभाव को कम करने के लिए जब हम एक ट्यूबलाइट की सीरीज में एक कैपेसिटर को जोड़ते हैं तो इसका इफेक्ट कम हो जाता है। जैसे ये आपके पास यहाँ पर कैपेसिटर है जो सीरीज में कनेक्टेड है, ये आपका इंडक्टर है यानी चौक जो ब्लास्टिंग के काम आता है। ठीक है, जब हम इसको कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ते हैं तो स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट को हम रिड्यूस कर सकते हैं। इसका आंसर सी है। नेक्स्ट है 46, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इग्निटर इन हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप सर्किट। सोडियम वेपर लैंप में इग्निटर का यूज हम करते हैं प्रेशर सोडियम वेपर लैंप में। इग्नाइटर जो यूज होता है वो जनरेट करता है हाई वोल्टेज पल्स। स्टार्टिंग में जो हाई वोल्टेज पल्स को वो जनरेट करता है, इग्नाइटर होता है आपका ये।
ये इग्नाइटर है, ठीक है। ये ब्लास्टिंग चौक है, ये आपका इग्नाइटर के बाद जो सप्लाई जा रही है वो आपका सोडियम वेपर लैंप के लिए जा रही है, ठीक है। ये स्टार्टिंग में क्या करता है, हाई वोल्टेज को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये जनरेट, इसका आंसर आएगा डी, जनरेट हाई वोल्टेज पल्स एट द स्टार्टिंग। नेक्स्ट है 47, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ कॉइल्ड कॉइल लैंप। जो कुंडली लैंप का मुख्य लाभ होता है वो आपकी हायर लाइट आउटपुट देता है, उच्च प्रकाश निर्गत देता है, हायर लाइट आउटपुट देता है, तो इसका आंसर रहेगा आपका बी। नेक्स्ट है 48, विच इज द पोजिशन टू यूज द इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइडिंग विद ग्रेविटी कंट्रोल। अगर हमने ग्रेविटी कंट्रोल देने किसी इंस्ट्रूमेंट को तो उसकी पोजीशन कैसी होनी चाहिए, उसकी पोजीशन होनी चाहिए वर्टिकल, आंसर इसका बी आएगा। तो एक बारी डायग्राम भी देख सकते हैं इसका, ये आपका कंट्रोलिंग टॉर्क है, ठीक है, और ये इसकी पोजीशन है वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल इस तरह से होती है। नेक्स्ट है What is the purpose of third terminal providing in advanced मेगा होम मीटर। जो एडवांस टाइप के मेगा होम मीटर आ रहे हैं उसमें तीसरा टर्मिनल क्यों प्रोवाइड करते हैं हम, उसका तीसरा टर्मिनल प्रोवाइड करने का मेन एडवांटेज है कि ये जो है आपकी एक्यूरेट रीडिंग देता है विदाउट ऑसिलेटर के। ये आपका मीटर मेगा मीटर एडवांस टाइप में है, ठीक है। ये आपका लीकेज करंट थ्रू बुश है, बुश के थ्रू यहाँ से फिर यहाँ होके ये अर्थ हो जाता है, ठीक है। ये बीच का जो है आपका सरफेस लीकेज करंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सरफेस लीकेज करंट। तो इसका आंसर होगा डी, गेट एक्यूरेट रीडिंग विदाउट ऑसिलेशन। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द शंट रेजिस्टेंस मटेरियल। जो शंट रेजिस्टेंस होता है वो किसका होगा, वो होता आपका मैग्नीन का, डी मैग्नीन। ये आपका शंट रेजिस्टर है, ये होता है आपका मैग्नीन का। नेक्स्ट है 51 है व्हाट इज द इफेक्ट ऑन सिटी इफ इट्स सेकेंडरी इज कीप्ट ओपन। अगर सिटी की जो आपका करंट ट्रांसफार्मर होता है इसकी सेकेंडरी बाइंडिंग अगर खुला रखा जाए तो क्या प्रभाव होगा। तो इससे अगर खुला रखेंगे तो ह्यूमन इंजरी तो ऑब्वियसली बात होगी। दूसरा क्या कारण है कि जो सीटी होगी सेकेंडरी बाइंडिंग होगी वो बर्न हो जाएगी। तो इसका आंसर आएगा डी, सेकेंडरी बाइंडिंग, सीटी सेकेंडरी बाइंडिंग बर्न आउट। ये आपकी सीटी है, ये आपका करंट ट्रांसफार्मर है, ये इसकी कोर होती है जो आपकी यही प्राइमरी बाइंडिंग का काम करती है। सॉरी, ये जो आपका है ये आपका प्राइमरी बाइंडिंग का ही काम करेगी और सेकेंडरी बाइंडिंग यहाँ, ये जो आपका सेकेंडरी बाइंडिंग है ये आपकी स्टेप अप की तरह काम करता है। जो आपकी सीटी होती है, सीटी एक किस्म से स्टेप अप की होती है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। और जो पीटी होती है, पीटी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, वो होता है आपका स्टेप डाउन, स्टेप डाउन। इसका आंसर होगा डी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम 52 से 120 तक के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियोज़ में। थैंक यू एंड टेक केयर।